हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। जैसे कि कल आपने देखा, हम 2024 के टॉप 500 करंट अफेयर्स की एक सीरीज़ आपके लिए लेकर के आए हैं, जिसका पार्ट 1 हमने कल डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2। कल हमने 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, आज भी 20 क्वेश्चंस होंगे। ये सीरीज़ 500 क्वेश्चंस तक चलेगी, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 21 से डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक इसके लिंक को अपने दोस्तों के साथ नहीं शेयर किया है तो प्लीज़ इसे शेयर कर दें, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपना क्वेश्चन नंबर 21 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, विच एनिमल हैज़ रिसेंटली बिन डिक्लेयर द नेशनल सिंबल ऑफ किर्गिस्तान। द आंसर इज स्नो लेपर्ड। हिम तेंदुआ जिसे कहते हैं, स्नो लेपर्ड, इसे अभी किर्गिस्तान का नेशनल एनिमल डिक्लेयर किया गया है, सॉरी नेशनल सिंबल डिक्लेयर किया गया, ठीक है। अगर हम किर्गिस्तान की बात करें तो ये एक सेंट्रल एशियन कंट्री है, सेंट्रल एशिया में देखने को मिलती है। उसके अलावा ये इसकी करेंसी है किर्गिस्तानी सोम, और इसका जो कैपिटल है वो है बिश्केक, ठीक है। और स्नो लेपर्ड की अगर हम बात करें तो ये IUCN की रेड लिस्ट में ये वनरेबल कैटेगरी में पाया जाता है। इंडिया में स्नो लेपर्ड पाया जाता है हिमालयन रीजन्स में, जिसमें कि जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश है, इन सारे रीजन्स में पाया जाता है। इंडिया में भी स्नो लेपर्ड के प्रोटेक्टेड एरिया हैं, जिसमें कि है हेमिस नेशनल पार्क, जो कि लद्दाख वाले रीजन में देखने को मिलता है। उसके अलावा है गंगोत्री, और उसके अलावा है कंचनजंगा। कंचनजंगा, ये तीन, ठीक है। कंचनजंगा सिक्किम में देखने को मिलता है, और गंगोत्री नेशनल पार्क कहाँ पे है ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 22nd क्वेश्चन कह रहा है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली एस्टैब्लिश्ड अ 9-member कमिटी टू इन्वेस्टिगेट द कंटामिनेशन ऑफ कावेरी रिवर। कावेरी रिवर जो पॉल्यूट हो रही है, इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए हाल ही में एक 9-member की कमिटी बनाई है। तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने बनाई है? द आंसर इज कर्नाटका। कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट ने बनाई है। अगर हम कावेरी रिवर की बात करें तो कावेरी रिवर ओरिजिनेट करती है ब्रह्मगिरी माउंटेन से, कर्नाटका में, जो कि सिचुएटेड है। और मेन जो कावेरी रिवर है ये फ्लो करती है कर्नाटका और तमिलनाडु में। लेकिन अगर इसकी बेसिन की बात करें, यानी कि इसकी ट्राइब्यूटरीज को मिला करके जो पूरा इसका बेसिन है वो कवर करता है कर्नाटका, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरला, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। कावेरी की इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज की बात करें तो है हारांगी, हेमावती, शिमशा, अर्कावती, लक्ष्मण तीरथ, कब्बानी, भवानी, नोयाली, अमरावती, ये सारी कावेरी की इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज हैं। कावेरी रिवर पर डैम्स हैं, कृष्णराज सागर डैम, मेत्तूर डैम, बांसुरा डैम, ये सारे डैम्स है कावेरी रिवर पर देखने को मिलते हैं। मेत्तूर डैम देखने को मिलता है हमें तमिलनाडु में, और कृष्णराज सागर डैम हमें कर्नाटका में देखने को मिलता है। और जो बांसुरा डैम है ये मेन कावेरी रिवर पर नहीं है, ये है काबिनी रिवर पर। काबिनी रिवर जो कि कावेरी की ट्राइब्यूटरी है, उसमें हमें बांसुरा डैम देखने को मिलता है, ठीक है। फिर 23rd क्वेश्चन पर आते हैं। 23rd क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज डिनायल ऑफ सर्विस अटैक रिसेंटली मेंशन्ड इन न्यूज़। It is an attack that prevents access to a website or online service by overwhelming its traffic, or it is an attack that steals personal information from users, or an attack that damages a website's data, or an attack that corrupts a website's content. The correct answer is an attack that prevents access to a website or online service by overwhelming it with traffic. एक ऐसा डिनायल ऑफ सर्विस अटैक एक ऐसा अटैक है जो कि आप जैसे किसी वेबसाइट को अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो उसमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक ला देगा कि आप उस वेबसाइट या सर्वर तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। सिंपल वे में, जैसे कि आप किसी फॉर्म को भरने जाते हैं तो आप देखते हैं कि सर्वर डाउन है, तो इसका क्या मतलब होता है, उस सर्वर पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। इसी तरीके से ये जो अटैक हमें देखने को मिलता है डिनायल ऑफ सर्विस, इसी तरीके का अटैक होता है कि उस वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा सोर्स से ट्रैफिक ला दिया जाता है कि जो एक्चुअल यूज़र उस तक पहुंचना चाह रहा है वो पहुंच ना पाए एक्सेस ट्रैफिक की वजह से। 24th क्वेश्चन कह रहा है, रिसेंटली द इंडियन आर्मी कंडक्टेड अ स्ट्रैटेजिक मिलिट्री एक्सरसाइज पर्वत प्रहार इन विच रीजन। ऑब्वियसली आपने आंसर अभी देख लिया पीछे, लेकिन आंसर मैं आपको बता देती हूँ, लद्दाख। और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इसमें चारों ऑप्शन में से देख करके भी पता लगा सकते हैं। चेन्नई, विशाखापट्टनम, जैसलमेर, यहाँ पे आपको पर्वत तो दिखेंगे नहीं, तो आंसर इज लद्दाख। पर्वत प्रहार नाम की एक्सरसाइज अभी इंडियन आर्मी ने रिसेंटली कंडक्ट करी है लद्दाख में। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25।
क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है अस्त्र मार्क 1 या MK1 मिसाइल रिसेंटली न्यूज़ में रही है, किस टाइप की मिसाइल है? इज इट अ सर्फेस टू एयर मिसाइल, और इट इज़ एयर टू एयर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, और एयर टू सरफेस मिसाइल, और सरफेस टू सरफेस मिसाइल? द आंसर इज इट इज़ एन सरफेस टू एयर टू एयर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल। ठीक है, इसे DRDO और BDL यानी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने बनाया है, और ये एक एयर टू एयर मिसाइल है जिसकी रेंज 80 से 110 किलोमीटर्स तक है, और इसकी स्पीड है मैक 4.5 की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है लेगनायर्स डिजीज़, ये रिसेंटली न्यूज़ में रही, ये डिजीज़ किस चीज़ से रिलेटेड है? मतलब ये किस एजेंट के द्वारा ये डिजीज़ होती है? वायरस के द्वारा होती है, बैक्टीरिया, फंगस या प्रोटोजोआ? द आंसर इज बैक्टीरिया। इट इज़ अ बैक्टीरियल डिसीज़। अभी ये रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया रीजन में देखने को मिली थी, जहाँ पे इसमें 71 केसेस पाए गए थे, और यहाँ पे एक डेथ भी इस डिसीज़ की वजह से हुई थी। बेसिकली एक ये सीवियर फॉर्म का न्यूमोनिया है, ये न्यूमोनिया की डिसीज़ है, और एक सीवियर फॉर्म ऑफ न्यूमोनिया हो जाता है तब इसे कहते हैं लेगनायर्स डिसीज़। ये सीवियर फॉर्म ऑफ निमोनिया है, ये नेचुरल वाटर बॉडीज़ में पाया जाता है, वाटर सिस्टम्स में पाया जाता है, और ये इनहेलिंग से होता है, एरोसोल्स वगैरह से, पर्सन टू पर्सन नहीं होता। आपको पॉइंट याद रखना है, स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछ सकते हैं कि पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होता है या नहीं, तो द आंसर इज कि पर्सन टू पर्सन स्प्रेड नहीं होता है। इसके सिम्टम्स होते हैं फीवर, चिल, हेडेक, और ये मसल पेन एक्सेट्रा। ठीक है, इसके लिए कोई वैक्सीन नहीं है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, ये भी आपको याद रखना है। इस निमोनिया के लिए कोई वैक्सीन आपको देखने को नहीं मिलती है। देन लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024? द आंसर इज 39th। इंडिया की रैंक है 39 ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स 2024 में। और ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स को प्रिपेयर कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम प्रिपेयर करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलता है? इसका हेडक्वार्टर जनेवा, स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। और जो और रिपोर्ट्स, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, वो हैं ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, जेंडर गैप इंडेक्स, उसके अलावा आती है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, और एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। ये इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं। अगर हम ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की बात करें 2024 में, तो इंडिया की रैंकिंग इसमें देखने को मिली है हमें 129, जबकि 2023 में इंडिया की रैंक थी 127, तो इंडिया 2 रैंक नीचे आया है। और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स की बात करें तो इंडिया की रैंक इसमें भी हमें 2024 में 39 देखने को मिली है, और इसमें सिंगापुर ने टॉप किया है, ये भी आपको याद रखना है। वैसे आगे करंट में मैं डिस्कस करने वाली हूँ, लेकिन अभी से आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें ग्लोबल जेंडर इंडेक्स, जेंडर गैप इंडेक्स में कौन टॉप करा है? तो इसमें आइसलैंड ने टॉप किया। आइसलैंड बहुत सालों से इस इंडेक्स को टॉप करता आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है? विच ऑर्गेनाइजेशन हैज इंट्रोड्यूस डिस्प्यूट रिजोल्यूशन स्कीम? ई डिस्प्यूट रिजोल्यूशन स्कीम किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली लॉन्च की है? द आंसर इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, CBDT ने ये स्कीम लॉन्च करी है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने स्कीम लॉन्च करी है अंडर सेक्शन 245 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। CBDT की बात करें तो ये 1963 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर हमें दिल्ली में देखने को मिलता है। अच्छा, डायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं, 2 तरीके के टैक्सेस होते हैं, एक प्रोग्रेसिव टैक्सेस होते हैं, एक रिग्रेसिव टैक्सेस होते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव टैक्स की कैटेगरी में आता है। प्रोग्रेसिव टैक्स इन द सेंस कि जितनी जितनी आपकी इनकम बढ़ेगी उतना उतना आपके ऊपर टैक्स बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपकी इनकम जितनी है आपको सबके साथ उसी स्लैब में रहना है। आपकी इनकम ज़्यादा होगी तो आप हायर स्लैब में रहोगे। और डायरेक्ट टैक्सेस का मतलब होता है कि जिस इंसान पे इंसिडेंस है उसी पर इम्पैक्ट है टैक्स का, ठीक है। ये भी आप, जब मैं आगे इकॉनमी पढ़ाऊंगी तो आपको मैं बहुत अच्छे से डायरेक्ट टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्स सब समझाने वाली हूँ। डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल्स की हम बात करें तो सबसे पहला तो आता है इनकम टैक्स, उसके बाद आता है वेल्थ टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स भी आता है, ठीक है, और कॉर्पोरेट टैक्स भी डायरेक्ट टैक्स का पार्ट होता है। देन मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स जो है, इसने एक टोबैको सेसेशन क्लिनिक लॉन्च किया है, या कहाँ पर लॉन्च किया है? ठीक है, टोबैको सेसेशन क्लिनिक लॉन्च किया है एम्स ने न्यू दिल्ली में। द आंसर इज न्यू दिल्ली। तो टोबैको की बात करें हम तो टोबैको डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल टोबैको डे। इंटरनेशनल टोबैको डे मनाया जाता है हर साल 31 मई को। इस साल के हम थीम की बात करें तो थीम था प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रेन।
प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस, ठीक है। प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस इस साल का थीम था। और अगर हम टोबैको बोर्ड की बात करें तो टोबैको बोर्ड गुंटूर आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। टोबैको बोर्ड है गुंटूर आंध्र प्रदेश में। The next question is saying Eastern Bridge 7 and Al Najaha 5 exercises were conducted between which countries? India, Oman, or India, Bhutan, or India, Myanmar, or India, Indonesia. The answer is India and Oman. Eastern Bridge and Al Najaha 5 exercises were conducted between India and Oman. ओमान की लोकेशन हम देखें तो देखिए अब हमारा पर्शियन गल्फ का, ये कल हमने पर्शियन गल्फ में कतर के बारे में पढ़ा था, तो देखिए यहाँ पे कतर है और कतर के नीचे हमें देखने को मिलता है यहाँ पे ओमान। ओमान के साइड में यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान है, इधर ईरान देखने को मिलता है, नीचे अरेबियन सी है और ओमान के नीचे यहाँ पर हमें देखने को मिलता है यमन। ओमान की कैपिटल क्या है? मस्कट है ओमान की कैपिटल, ठीक है। यहाँ पे मस्कट देखने को मिलती है ओमान की कैपिटल। और जो ये ईस्टर्न ब्रिज 7 एक्सरसाइज हुई थी, ये हुई थी एयरफोर्स बेस मसीरा ओमान में। और अल नजा जो एक्सरसाइज हुई थी ये सलाला ओमान में हुई थी। ये भी एक बार आप नज़र डाल लीजिएगा इनकेस अगर पूछ दिया एग्जाम में तो। Then question number 31st is saying Shangri-La Dialogue or the Asian Security Summit was held in which country? Singapore, Mexico, Vietnam or Egypt? The answer is Singapore. Shangri-La Dialogue or the Asian Security Summit was held in Singapore. तो ये शांग्री-ला डायलॉग एक्चुअली है क्या? इट इज़ एन एम टू क्रिएट अ यूटोपियन एनवायरनमेंट फॉर रीजनल सिक्योरिटी सॉल्यूशन। ये हमारे साउथ ईस्ट एशिया रीजन का एक रीजनल सिक्योरिटी सॉल्यूशन के लिए एक डायलॉग होता है, ठीक है। Then moving to next question, question number 32nd. It is saying recently NASA collaborated with which space agency to develop a standardized system for moon? जो मून पे लैंडिंग होती है, अलग अलग कंट्री मून के लिए मिशन लॉन्च करती है, तो सबका टाइम एक स्टैंडर्ड टाइम हो, सिंक्रोनाइज करे आपस में, उसके लिए नासा ने कोलैबोरेट किया है। किसके साथ? द आंसर इज इसरो। नासा ने इसरो के साथ कोलैबोरेट किया है टू डेवलप ए स्टैंडर्डाइज सिस्टम फॉर द मून। अभी रिसेंटली हम बात करें तो लास्ट ईयर हमारा चंद्रयान मिशन लॉन्च किया गया था, चंद्रयान 3। ये लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को। और ये मून पे इसका जो लैंडर था विक्रम, इसने मून पे सॉफ्ट लैंडिंग करी थी सक्सेसफुली 23 अगस्त 2023 को। ये भी आपको याद रखना है। इसमें एक रोवर है, एक लैंडर है। रोवर का नाम है प्रज्ञान और लैंडर का नाम है विक्रम। मून पे सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला इंडिया 4th कंट्री बन गया है आफ्टर रशिया, यूएस, चाइना, ठीक है। और मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला इंडिया 1st कंट्री बन गया। आपको ये याद रखना, साउथ पोल पे 1st कंट्री है इंडिया और ओवरऑल सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला इंडिया 4th कंट्री है। ये भी आपको याद रखना है। सॉरी, द आंसर वॉज ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ नासा ने कोलैबोरेट किया। आई एम रियली सॉरी, आंसर वॉज नॉट इसरो, आंसर वॉज यूरोपियन स्पेस एजेंसी। आई एम रियली सॉरी। Let's move to the next question. The next question is saying what is the theme of the World Environment Day 2024? The answer is land restoration, desertification and drought resilience. Okay. और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है 5 जून को। सिंस 1973 वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जा रहा है। The next question is saying recently which country has announced plans to implement the world's first carbon tax on livestock emission starting in 2030? The answer is Denmark. डेनमार्क अब जो लाइवस्टॉक कार्बन एमिट करते हैं उन पे 2030 से टैक्स लगाना शुरू करेगा। और आपको ये भी याद रखना है कि 2030 से टैक्स इंप्लीमेंट होगा। कभी कभी ईयर भी पूछ देता है। डेनमार्क की हम बात करें तो ये डेनमार्क की लोकेशन है, नॉर्वे स्वीडन के नीचे डेनमार्क देखने को मिलता है। यहाँ पर नॉर्थ सी देखने को मिलता है और डेनमार्क के बगल में यहाँ पे नीदरलैंड्स, बेल्जियम और जर्मनी देखने को मिलते हैं। डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। कल के मैप में मैंने नीदरलैंड्स के आसपास की लोकेशन आपको बताई थी।
अच्छा, ये वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, इनको इतना डिटेल में समझा रहे हैं, तो आपसे बस एक कंट्रीब्यूशन हम चाहते हैं कि आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जिन बच्चों को करंट अफेयर्स की ज़रूरत है या इन्हें रिवाइज करने की ज़रूरत है उन तक भी ये वीडियो पहुँचे। इन वीडियोज़ में हमने कोई मंथली या वीकली करंट नहीं लिया है, हमने करंट्स को शफल करके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को उठाया है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन उसी तरीके से पूछे जाते हैं। मैं यहाँ पे स्टैटिक और करंट दोनों पोर्शन कवर करके चलूँगी, जिससे आपका जो स्टैटिक जीके है उसका भी रिविजन होता जाएगा। थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन मैं आपसे मांग रही हूँ कि चैनल के लिंक को, वीडियोस के लिंक को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए कंटेंट लाने का, क्योंकि अगर व्यू नहीं आएंगे तो अंदर से फिर मोटिवेशन भी नहीं आएगा कि हम आपके लिए इतना बढ़िया कंटेंट लेकर के आएँ। तो आपका छोटा सा कंट्रीब्यूशन चाहिए, आप जितना शेयर कर सकते हैं शेयर करिए, जिससे कि चैनल ग्रो करे और हमें एक मोटिवेशन मिले। ठीक है, चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाउ मेनी मेडल्स वर वॉन बाय इंडिया एट पेरिस ओलंपिक 2024? 5, 6, 7 और 9। तो बहुत सिंपल सा आंसर है, आप सभी को पता होगा अगर आपने रिसेंटली न्यूज़ देखी है। तो आंसर है 6 मेडल्स इंडिया ने जीते थे। इंडिया ने टोटल 117 मेंबर की टीम को पेरिस ओलंपिक में भेजा था। 6 मेडल इंडिया लेकर के आया है, 1 सिल्वर एंड 5 ब्रॉन्ज। मनु बाकर लेकर के आई हैं 2 इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल। उसके बाद स्वप्निल कौशल ब्रॉन्ज मेडल लेकर के आए थे। मेंस हॉकी टीम को ब्रॉन्ज मेडल मिला था, नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल मिला था जैवलिन में, और अमन सहरावत को ब्रॉन्ज मिला था रेसलिंग में। देखिए, ओलंपिक्स बहुत बड़े हैं, बहुत सारे पार्ट है ओलंपिक के, बहुत सारे गेम्स हुए थे, बहुत सारे मेडल्स लिए थे। तो अगर मैं एक क्वेश्चन में आपको सब समझाऊंगी ना ओलंपिक्स का, तो वो वीडियो बहुत लंबी हो जानी है, ऑलमोस्ट 1 घंटे की वीडियो खाली ओलंपिक्स की हो जाएगी। तो मैं इस वीक में आपके लिए ओलंपिक्स के और रिसेंटली जो गेम्स हुए हैं उनसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, जो इंटरनेशनल गेम्स हुए हैं जिसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है, मैं एक वीडियो आपके लिए इस वीक लेकर के आ जाऊंगी, जिसमें कि आपका जो स्पोर्ट्स का करंट अब तक का है, स्पेशली ओलंपिक्स, ये मैं उसमें पूरा कवर कर दूंगी। इसके साथ ही साथ मैं जो बजट अभी रिसेंटली अनाउंस हुआ है, बजट के लिए भी एक सेपरेट वीडियो लेकर के आऊँगी। तो अगर आपको लग रहा है कि इसमें बजट के और ओलंपिक्स के क्वेश्चंस नहीं है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चंस आपको सारे प्रोवाइड कराए जाएंगे, लेकिन वीडियोस अलग होंगी, क्योंकि टॉपिक्स बहुत बड़े हैं, तो इनको एक शॉर्ट वीडियो में कवर करना थोड़ा मुश्किल है। और अगर मैं आपको एक साथ 1 घंटे 1.5 घंटे की वीडियो दे दूँगी, तो आपके सैटरडे संडे आपकी छुट्टी रहती है, तो आप उतना मन लगा करके वीडियोज़ देख भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए मैंने कोशिश करी है कि अप्रॉक्स 30 मिनट की वीडियो रखूँगी, जिससे आप इसे आराम से देख भी पाएंगे। आप इसे 2x की स्पीड पे लगा करके रिविजन करना चाहेंगे तो रिवाइज भी कर पाएंगे। ठीक है, तो आप परेशान मत होइएगा। ओलंपिक और बजट और जो अभी भी नेशनल गेम्स और पैरालंपिक्स हुए, सबकी वीडियोस आपको प्रोवाइड की जाएंगी, सबके क्वेश्चंस होंगे, लेकिन वो सेपरेट वीडियो में होंगे। फिर हम अपने थर्ड लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, हु रिसीव द प्रेस्टिजियस आर्यभट्ट अवार्ड फॉर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया? एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने प्रेस्टिजियस आर्यभट्ट अवार्ड अभी दिया है पुल्लुवरी सब्बा राव को। पुल्लुवरी सब्बा राव को दिया गया है। आपको ज़्यादा इसके बारे में नहीं जानना है, आपको बस नाम याद रखना है कि अवार्ड किसे मिला। यह है पुल्लुवरी सब्बा राव, इन्हें अवार्ड अभी दिया गया है। फिर हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द ओइडोकैल्डियम सहाद्रिकम रिसेंटली सीन इन न्यूज़? देखिए, यहाँ नाम से आप देखिए सहाद्रिकम, तो ये सहाद्रिकम ये सह्याद्री यानी वेस्टर्न घाट वाले एरिया में पाई गई एक स्पीसीज़ है। तो ये एल्गी की एक नई स्पीसीज़ डिस्कवर की गई है वेस्टर्न घाट वाले एरिया में, जिसका नाम है ओइडोकैल्डियम सह्याद्रिकम। ओके, सह्याद्रिकम। Then moving to our second last question, the question 39, that is saying अर्थ क्लाउड एरोसोल एंड रेडिएशन एक्सप्लोरर अर्थ केयर सैटेलाइट, ये किसका जॉइंट मिशन है? अर्थ केयर सैटेलाइट क्लाउड एरोसोल एंड रेडिएशन एक्सप्लोरर इज अ जॉइंट मिशन ऑफ यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड जापानीज स्पेस एजेंसी ईएसए एंड जाक्सा, इसका ये मिशन है। हमारा लास्ट क्वेश्चन आ गया। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल टाइगर डे एवरी ईयर? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इंटरनेशनल टाइगर डे हर साल मनाया जाता है 29 जुलाई को। ठीक है, और ये मनाया जा रहा है 2010 से, और इस साल की थीम थी कॉल फॉर एक्शन। कॉल फॉर एक्शन इस साल की थीम थी। 2010 से मनाया जा रहा है, हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है। हम इंटरनेशनल टाइगर डे के बारे में पढ़ रहे हैं, तो टाइगर के बारे में भी हमें थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए। तो टाइगर सेंसर जो होते हैं ये हर चौथे साल पर किए जाते हैं, और लास्ट सेंसस हमारा हुआ था 2022 में, जो कि 5th सेंसस था। ये भी आपको याद रखना है, 5th सेंसस हुआ था 2022 में, हो तब इसके बाद 2026 में सेंसस होने वाला है। अभी हमें जो डेटा याद रखना है
वो 2022 का याद रखना है। 2022 का डेटा कहता है कि इंडिया में टोटल टाइगर की पॉपुलेशन है 3167, जो कि 2018 का डेटा था उससे 200 ज़्यादा है। 2018 के डेटा में कितनी थी? उसमें थी 2967 थी। ठीक है। टाइगर्स की हम बात करें तो टाइगर्स को प्रोटेक्ट किया जाता है IUCN रेड लिस्ट की कैटेगरी में, एंडेंजर्ड के अंदर, एंडेंजर्ड है और साइट्स में अपेंडिक्स 1 में आते हैं। और इंडिया में ये प्रोटेक्टेड है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 के अंदर। ये भी आपको याद रखना है। अगर हम टाइगर रिजर्व्स की बात करें तो इंडिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? इंडिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है नागार्जुना सागर श्रीसैलम, जो कि पाया जाता है आंध्र प्रदेश में। इंडिया का पहला टाइगर रिजर्व अगर हम बात करें तो पहला टाइगर रिजर्व था बंदीपुर टाइगर रिजर्व, जो कि कर्नाटका में है। स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व है इंडिया का ओरांग टाइगर रिजर्व, जो कि असम में देखने को मिलता है। और टाइगर का जो प्रोग्राम हुआ था टाइगर प्रोटेक्शन के लिए प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 1973 में। ये लॉन्च किया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। ये भी आपको याद रखना है, उस टाइम इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बनाई गई थी 2005 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर। अच्छा, अभी लेटेस्ट इंडिया में कितने टाइगर्स हैं? तो 55 टाइगर रिजर्व्स हैं, 55 टाइगर रिजर्व्स हैं। अभी 2024 में एक नया टाइगर रिजर्व अनाउंस किया गया है। यह है ढोलपुर करौली टाइगर रिजर्व, जो कि 55th टाइगर रिजर्व है। और इससे पहले 2023 में 54th टाइगर रिजर्व अनाउंस किया गया था, वो था गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, जो कि छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। ठीक है, तो इतना आपको टाइगर्स के बारे में याद रखना है। ये क्वेश्चन रिपीटेडली पूछे जाते हैं, ये स्टैटिक और करंट दोनों का क्वेश्चन बनाते हैं। तो चलिए, इसी के साथ हमारा पार्ट 2 कंप्लीट होता है। और मैं फिर आपसे कहूँगी कि हमें मोटिवेशन देने के लिए आप वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और इसे लाइक भी करिए। जो मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ कमेंट सेक्शन में उसका आंसर भी ज़रूर दीजिए। तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सैटरडे को पार्ट 3 के साथ। लेकिन वीक में मैं किसी एक दिन आपके लिए ओलंपिक्स की एक वीडियो लेकर के आने वाली हूँ, तो उसको भी आप ज़रूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।